नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम स्टार्टअप और स्टॉक मार्केट गाइड का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, ताकि आप लोग समझ सके कि एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है और इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसका नाम आज तक हम काफ़ी बार सुन चुके हैं, ये सब क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जहाँ आपको ये सब जानने को मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस किस तरीके से फाइनेंस होते हैं और किस तरीके से एक स्टार्टअप बड़ा होकर के एक लिस्टेड कंपनीज के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करता है और किस तरीके से वो वहाँ तक पहुँचता है, वो आज उस पूरी जर्नी को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले कोई भी बंदा जो बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, वो अपने अंदर एक आइडिया लाता है कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है और इस तरीके से मुझे ये चलना है। तो मान लीजिए कि आप खुद एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने सोचा कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस विच इज़ कम्प्लीटली न्यू और कम्प्लीटली डिफरेंट आइडियाज़। मतलब मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे ये बिज़नेस करना है। अब आपने ये सोचा कि वो बिज़नेस होगा एक टी शर्ट बनाने का, यानी कि मैं एक न्यू ब्रांडेड टी शर्ट बनाऊंगा जहाँ पे प्योरली कॉटन का यूज़ मैं करूँगा, काफ़ी हाईली स्किलेबल एकदम तरीके से मैं उसको बनाऊंगा और बहुत अच्छी टी शर्ट मैं बनाने वाला हूँ जिससे कि लोगों को पहनने के मज़ा आ जाए। मतलब मैं इतना आपने मतलब इतना सोच लिया है कि मैं हाँ इतनी अच्छी तरीके से एक टी शर्ट बनाऊंगा। अब जब आपने टी शर्ट सोचा, तो आपने ये सोचा कि यार मुझे तो इसके लिए पैसा चाहिए होगा। अब वो पैसा मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सोचने से आपकी टी शर्ट बन जाएगी और मार्केट में बिक जाएगी। उसके लिए आपको कुछ पैसा चाहिए होगा ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर सको और टी शर्ट को बना सको। अब उन सब के लिए जो आपको पैसा चाहिए होगा वो आप कहाँ से लाओगे। प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम वेयर ही वुड गेट मनी, यू वुड गेट मनी। आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। आपने बहुत सोचा और आपको पता चला कि मेरे पास काफ़ी सारे जो है फैमिलीज है, फ्रेंड्स है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पड़े हैं। बट आपके पास क्या बिजनेस बैकग्राउंड था? ऑफ कोर्स नॉट। तो जब आपके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड था ही नहीं, तो कोई भी इन्वेस्टर इस दौरान आपके पास पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर आपने थक हार कर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास गए और वहाँ पर जाकर के आपने कहा कि देखो दोस्तों, या देखो मेरे जो भी रिश्तेदार वगैरह है, कि आप लोग मेरे रिजल्ट के समय तो सबसे पहले आते थे पूछने मेरे से, तो अब मैं आज एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए जिससे कि मैं वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। आपने अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको अपना जो स्टार्टअप का आइडिया था वो सुनाया और कहा कि मुझे ये इतना पैसा चाहिए। अब उनमें से आपके जो दो काफ़ी जिगरी फ्रेंड थे वो तैयार हुए और उन्होंने पैसा दिया, ठीक है। बट इसमें हम बाद में चलते हैं कि उन्होंने क्या किया। बट यहाँ पे हम आते हैं कि आपके मन में एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर वो चाहता तो बैंक में भी जा सकता था, लेकिन वो बैंक क्यों नहीं गया, या हम बैंक क्यों नहीं गए। हमें अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम बैंक जाएंगे सबसे पहले, हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन है। बट वहाँ पे आप बैंक नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है बैंक थोड़ा सा रिस्की सोर्स हो सकता है। अगर आपने बैंक में टाइमली पेमेंट नहीं किया तो बैंक वाले आपको परेशान, ऑफकोर्स उनका पैसा लगा हुआ है तो उनका हक बनता है, बट वो आपको परेशान करेंगे। साथ ही साथ आपको बैंक वालों को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा एक नया आइडिया, एक नया स्टार्टअप को, कि मैं सर ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, जो कि अभी तक किसी ने किया नहीं है, जो आइडिया एकदम नया है, या किसी ने किया है तो वो फ्लॉप हो चुका है पहले से। तो ऐसे में बैंक वाले भी आपसे कन्विंस ना हो, ये इसके बहुत सारे चांसेस है। तो यहाँ पे फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या आपका खुद का जो मनी है। तो यहाँ पर भी वो क्या करता है, उसके दो फ्रेंड जो तैयार हो जाते हैं और अपना खुद का पैसा लेकर के वो बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू करता है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे चाहिए थे 5 करोड़ रुपए, और वो दोनों जो उसके फ्रेंड्स थे वो 5 करोड़ रुपए उसे दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, चाहे उसने खुद ने लगाए हैं या उसके जो बिजनेस जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने वो पैसे दिए हैं, यहाँ पे वो जो पैसे दिए गए हैं वो एकदम दिए जाते हैं ब्लाइंड बेट, यानी कि बिल्कुल अंधेरे में। क्या उसके पास कोई बिजनेस था एग्जिस्टिंग? नहीं था। क्या उसके पास कोई वो था, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, हाँ, क्या उसके पास कोई एक्सपीरियंस था? ऑफ कोर्स नॉट। क्या उसने इससे पहले कोई बिजनेस किया था? नहीं। तो ऐसे में बिल्कुल जहाँ पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, उसके पास किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस समय पैसा लगाना
उन दो फ्रेंड के द्वारा, वो कहलाता है एकदम ब्लाइंड बेट। और ये जो ब्लाइंड बेट लगाया जाता है, ये लगाया जाता है एंजल इन्वेस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक आता है एंजल इन्वेस्टमेंट का। यानी एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं? जहाँ पे आपके पास बिल्कुल आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा हो, बट फिर भी आपने वहाँ पे पैसा लगाया हो। आपको न वहाँ पे बिजनेस दिख रहा है, न आपको वहाँ पे किसी तरीके का कोई एंटरप्रेन्योरशिप दिख रहा है, न ही आपने वहाँ पे किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस दिखा, बट फिर भी आपने वहाँ पैसा लगाया। तो ये कहलाता है एंजल इन्वेस्टर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था कि 5 करोड़ रुपए लगाए गए थे उन टू फ्रेंड्स और उसके खुद के द्वारा, ठीक है। अब उन 5 करोड़ से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, वहाँ पे उसे एक किक मिल जाएगी। अब ये जो 5 करोड़ रुपए उसे मिले, ये कहलाता है सीड फंड। ये सीड फंड क्यों कहलाता है, आप शायद समझ गए होंगे। सीड यानी कि बीज, क्योंकि जैसे आपको किसी भी खेती में अगर आपको फसल लेनी है तो आपको बीज चाहिए होता है, तो इसी तरीके से बिजनेस में जब आपको फसल लेनी है, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो ये एक तरीके का बीज हो गया 5 करोड़ रुपए, क्योंकि इससे ही आप फर्दर पैसा कमाओगे। अब ये जो सीड फंड है, इससे आप पैसा कमाने वाले हो, तो ये हो गया सीड फंड। बट ये सीड फंड कब तक कहलाएगा? ये सीड फंड केवल तब तक कहलाएगा जब तक कि वो पैसा पर्सनल बैंक अकाउंट में है। अब उसके बाद जैसे ही पर्सनल बैंक अकाउंट से वो कैपिटल कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाती है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ जाती है, वो कहलाता है इनिशियल शेयर कैपिटल, कंपनीज इनिशियल शेयर कैपिटल। वो क्या कहलाती है? कंपनीज इनिशियल शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियल शेयर इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मिला, इनिशियल सीड इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मिला, वो किनके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा। उसके 2 फ्रेंड थे। अब इनको इसके बदले में कुछ मिलना तो चाहिए कि उसने, देखिए आपने कंपनी में या उन 2 फ्रेंड ने कंपनी में कुछ पैसा लगाया है। अब उसके बदले में उन 2 फ्रेंड्स और उसको कुछ ना कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जो ये इस बात को डिक्लेयर करता हो कि हाँ आपने पैसा लगाया है और आप इस कंपनी के ओनर है। अब ऐसे में ये कैसे किया जाए? नाउ इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नाम दिया, एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया, बोला शेयर सर्टिफिकेट। यानी कि आपको शेयर इशू कर दिए जाएंगे जिससे कि जिस पे ये लिखा हुआ रहेगा कि आप इतने परसेंटेज के ओनर हो, इस कंपनी के इतने परसेंटेज के ओनर हो, या शेयर को इस तरीके से डिवाइड किया। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, अब कंपनी के पास अगर हम देखें तो इस स्टेज पे, यानी कि जहाँ पे उसे 5 करोड़ रुपए रिसीव हुए उन 2 फ्रेंड से और अपना खुद का पैसा लगाने के बाद, तो यहाँ पे उसके पास, कंपनी के पास कितनी एसेट थी? कंपनी के पास एसेट थी 5 करोड़ रुपीज़ की। यानी कि हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि कंपनी की आज की डेट में वैल्यू क्या है? आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है आज? ₹5 करोड़। तो कंपनी की वैल्यू जहाँ पे 5 करोड़ रुपए है। अब कंपनी के शेयर्स किस तरीके से निकाले जाएंगे? तो कंपनी एज्यूम करती है कि मैं अपने हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये रखूँगी। अब ये एकदम इजी प्रोसेस है, यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहो तो ये जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये रख सकते हो, 1 रुपये रख सकते हो, 5 रुपये रख सकते हो, वॉट एवर यू डिटरमाइन या वॉट एवर यू एज्यूम, आप वो रख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने सोचा कि हम अपनी कंपनी के शेयर का एक जो प्राइस है वो 10 रुपये रखते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 रुपये हैं, ये हमारी कंपनी का एक शेयर का प्राइस हो जाएगा। अब चूंकि हमारी कंपनी का वैल्यू आज की डेट में 5 करोड़ है, तो हमारे टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 50 लैक्स। 5 करोड़ डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज़। अब आपने सोच लिया कि हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है आज? 5 करोड़ रुपए। और हमारी कंपनी की अगर वैल्यू 5 करोड़ रुपए है और अगर हम 10 रुपये का एक शेयर निकाल रहे हैं, तो हमारे टोटल शेयर्स हो जाएंगे 50 लाख शेयर। अब हमें इन 50 लाख शेयर को अलॉट करना है, लेकिन क्या ये 50 लाख शेयर ही अलॉट होंगे? नहीं, ये 50 लाख शेयर जो है वो कहलाएंगे अथोराइज शेयर्स। साथ ही साथ हमने ये जो 10 रुपये हमने माना था कंपनी के शेयर की वैल्यू, ये वैल्यू कहलाएगी फेस वैल्यू। इसे हम कोई और वैल्यू नहीं कहेंगे, ये कहलाएगी कि फेस वैल्यू की, यानी उस शेयर की कितनी वैल्यू थी, फेस वैल्यू, यानी कि उस शेयर के फेस पे कितनी वैल्यू लिखी हुई थी। नाउ फेस वैल्यू जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी हो सकती है, 1 रुपये से लेकर के आप 100 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी फेस वैल्यू आप रख सकते हो। ये कंप्लीटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 5 रुपये रखते हो तो आपको 1 करोड़ शेयर इशू करने पड़ेंगे, और अगर आप 100 रुपये रखते हो तो आपको 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको रख सकते हो। नाउ उसके बाद अगर हम कहें कि हमारे पास टोटल कितने शेयर आ गए? 50 लाख शेयर आ गए, 10 रुपये का फेस वैल्यू था। क्या ये किसी चीज़ को इंडिकेट करता है? नहीं, ये किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करता। ये केवल ये बताता है कि आपके पास 40-50 लाख शेयर रिजर्व में पड़े हुए हैं। अब आपकी इच्छा हो जितने आप इनमें से इश्यू कर लो। तो कंपनी ये सोचती है कि हम इनमें से 50% शेयर्स को इशू करते हैं, और उन 50% शेयर्स में से, यानी कि उनमें से हम जो 40% शेयर है वो तो दे देंगे प्रमोटर्स को, और बाकी के जो 2 एंजल इन्वेस्टर है वो 5-5% दोनों को मिलेगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर
वहाँ पे अगर हम माने कि एंजल इन्वेस्टर ने तो कंप्लीट पैसा लगाया था, फिर उनको केवल 5% की होल्डिंग ही क्यों दी गई? ये तो उनके साथ हो सकता है शायद अन्याय हो, बट ऐसा नहीं है। उनको 5% की मिली क्योंकि उन्होंने ये माना कि यहाँ पे जो कंपनी का आइडिया है और वो जो हर चीज़ है वो प्रमोटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रमोटर को इसी वजह से 40% शेयर दिया गया। जो भी इनका एग्रीमेंट रहता है, ये प्रायर एग्रीमेंट बनाया जाता है, और बाकी के जो दोनों एंजल इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों को 5-5% हिस्सा दिया गया। और कंपनी ने खुद ने अपने पास 50% शेयर्स रखे ताकि जब भी उसे फर्दर एक्सपेंशन की ज़रूरत होगी वो इन शेयर्स को इशू कर सकती है और अपने पास पैसे को ला सकती है। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो द प्रमोटर एंड टू एंजल इन्वेस्टर ऑन 50% शेयर्स एंड द अलॉटेड पोर्शन इज कॉल्ड इशूड शेयर्स। अब हमने जो 50% को इशू किया ये हमारा कहलाएगा अलॉटेड इशू शेयर्स, यानी कि जो हमारे 25 लाख शेयर हमने 50% इशू कर दिए तो ये कहलाएंगे इशूड शेयर। सबसे पहले हमने देखा कि जो 50 लाख शेयर थे वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे अथोराइज्ड शेयर, ठीक है। और जो हमने इशू कर दिए वो कहलाते हैं इशूड शेयर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कंपनी का किस तरीके से बैलेंस जो है दिख रहा है, यानी कि जिस तरीके से कैपिटल दिख रही है, तो एक प्रमोटर है जिसके पास 2 लाख शेयर है यानी कि 40% होल्डिंग है, और बाकी के पास 2.5 लाख शेयर है जिनके पास 5-5% की होल्डिंग है, और इस तरीके से टोटल 50% की होल्डिंग कंपनी ने लोगों में बांट दी गई है। अब आगे और बढ़ते हैं। कंपनी ने अपनी मेहनत की, आपने अपनी मेहनत की और आपने आगे और थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो कंपनी रिटेन द बैलेंस 50% शेयर्स है ना, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। और जो प्रमोटर है उनको भी मिल चुका है कि स्टार्ट की, अब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से वेंचर कैपिटल की थोड़ी सी जो है सीन आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपने बिजनेस को करना स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में थोड़ी मेहनत की और काफ़ी सारी चीज़ें आपने की, और अब आप इस सिचुएशन पे पहुँचे हो जहाँ पे आपने ब्रेक इवन ले आया, यानी कि अब आपको लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा या थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, बट एक्सट्रीमली आपको लॉस नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप अब एक लेवल पे आ चुके हो जहाँ आपको प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, आप अपने खर्चे निकाल पा रहे हो, इस तरीके के आप लेवल पे आ चुके हो। यहाँ आने के बाद अब आपने सोचा कि चलिए ठीक है, अब हम ठीक है काफ़ी अच्छे बिजनेस में आ चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा और इसको ग्रो करवाया जाए, हमारे बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करवाया जाए। अब तक हमने केवल एक सिटी के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रखी थी, अब हम चाहते हैं कि एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली जाए और साथ ही साथ कुछ रिटेल स्टोर्स भी खोले जाए ताकि हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अब ये सोचने के लिए तो पैसे लगेंगे, अगर आपको ये करना है, सोचने के पैसे नहीं है बट अगर आपको ये करना है तो पैसे लगेंगे। तो प्रमोटर ने डिसाइड किया कि हमें ये करना है, और अगर ये करना है तो हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा 7 करोड़ रुपए का, यानी कि इस पूरे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 7 करोड़ रुपए का हमें रिक्वायरमेंट है, फंड का रिक्वायरमेंट है। अब 7 करोड़ रुपए लाए कहाँ से? ये एक छोटा अमाउंट तो है नहीं कि, तो आप या तो वापस से वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपके एंजल इन्वेस्टर थे उनके पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि हम फिर से इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, बट वो कहेंगे कि अभी तक तो यार भाई तूने मुझे लिया ही है, दिया कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी नहीं होना हुआ, तो वापस से मेरे पास आना थोड़ा सही नहीं है, तुम कहीं और ट्राई करो और थोड़ा और पैसा वहाँ से जुगाड़ करो। तो अब आप जाते हो, तो वहाँ पे कंपनी जो है वो बाहर जाती है, इन्वेस्टर से मिलती है और उनको बोलती है कि आप हमें पैसा दो। जब वो इन्वेस्टर से मिलती है या जब आप इन्वेस्टर से मिलते हो तब आपके पास अब बेटर सिचुएशन है, आप उन्हें बोल सकते हो कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमारा रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, हमने 2 साल के अंदर ही इतना प्रोग्रेस कर लिया, और वह वगैरह वगैरह आप ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को बताते हो और इन्वेस्टर को खुश करने की कोशिश करते हो कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देख करके आपका मन ललचाएगा कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब उनमें से कुछ इन्वेस्टर सोचते हैं कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, इन्हें कहा जाता है कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट। यानी यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोई प्रॉफिट हो रहा था नहीं आपका, लेकिन एक बिजनेस का उनको आइडिया था, आपका रेवेन्यू मॉडल उनको पता था, आपका बिजनेस उन्हें दिख रहा था कि हाँ ये इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास एक एक्सपीरियंस था जो कि हालांकि ज़्यादा नहीं था बट फिर भी एक एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे जब इन्वेस्ट किया गया तो उसे बोला गया वेंचर कैपिटल। अब यहाँ पे जब वो इन्वेस्टर तैयार हुआ कि मैं 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो अब आपको भी उसे उस 7 करोड़ के बदले अपनी कंपनी के कुछ शेयर देने पड़ेंगे, अपनी कंपनी का कुछ स्टेक देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डिसाइड हुआ कि इन 7 करोड़ के बदले में हम आपको 14% स्टेक देंगे। कितना स्टेक देंगे? 14% स्टेक देंगे।
अब यहाँ पे अगर आप कहे कि अब आप सोचे कि 7 करोड़ में 14% स्टेक मिलना, दैट मीन्स कि इनको कितना वैल्यू हो गया होगा कंपनी का, तो आप 100% के लिए वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि निकल के आएगा 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 50 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहे हैं वैल्यूएशन, इसको क्या बोला जाएगा, इसको वैल्यूएशन बोला गया। और साथ ही साथ जो 7 करोड़ रुपए हमें मिले, इसे बोला जाता है सीरीज ए फंडिंग। ठीक है। तो कई बार आपने सुना होगा कई सारे स्टार्टअप की सीरीज एफ तक फंडिंग चली जाती है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। तो वो जब आप बार बार फंडिंग कलेक्ट करते जाते हो, पहले एक बार किया, फिर वापस गए, फिर वापस से कलेक्ट किया, फिर वापस गए, फिर वापस से कलेक्ट किया, तो ये होता रहता है और इसे बोला जाता है सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी फंडिंग। इस तरीके से आगे आगे चलती रहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे 14% शेयर जो है वेंचर कैपिटल को देने के लिए तैयार हुआ। और यहाँ पे जब हम 14% वेंचर कैपिटल को फंड देंगे, तब हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमने 2 लाख शेयर सबसे पहले इनको दिए थे, जहाँ हमने 40% शेयर्स प्रमोटर को दिए, उसके बाद 5% एंजल, एंजल 1, एंजल 2, और 14% जिनको हम 7 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो वही रहेंगे, बट यहाँ पे शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। फेस वैल्यू था 10 रुपये, बट यहाँ शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। हमारी टोटल जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 50 करोड़ रुपीज़। तो 50 करोड़ रुपीज़ हमारी टोटल वैल्यू हो गई हमारे बिजनेस की। तो देखिए, आपने 2 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत करने के बाद जब आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड उठाया, तब आपकी वैल्यू इतनी हो गई। क्या ये वैल्यू आप कलेक्ट कर सकते हो कहीं से? नहीं, बट ये एक ऐसी वैल्यू है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, बट हाँ, ये वैल्यू है, आपके बिजनेस की वैल्यू है। तो इस तरीके से वैल्यू बढ़ती है, और इस तरीके से आप देखते होंगे कि स्टार्टअप की वैल्यू काफ़ी करोड़ों अरबों तक चली जाती है, इसी तरीके से जाती है, और इसी तरीके से इनकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। अब कंपनी के पास कितना परसेंटेज बचा? 36% शेयर कंपनी के पास खुद के पास है, और वो इन्हें अभी तक कहीं इशू करने का प्लान नहीं है। जब भी उसे फर्दर एक्सपेंड करना होगा, वो इन शेयर्स को इशू कर सकती है और फर्दर एक्सपेंड कर सकती है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि एंटायर बिजनेस की वैल्यू हमने 50 करोड़ रुपए गिन ली, जो कि इस तरीके से निकल के आया था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारी वैल्यू है वो किस तरीके से होगी। अगर 50 करोड़ की वैल्यू हमारी टोटल फर्म की वैल्यू है, टोटल कंपनी की वैल्यू है, तो 32 करोड़ वैल्यू के हमने शेयर इशू कर लिए, जिनमें से 20 करोड़ का जो फंड है वो प्रोमोटर के पास है, 2.5 करोड़ का जो वैल्यू है वो एंजल 1 के पास है, और 2.5 करोड़ ही एंजल 2 के पास है, और 7 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स के वेंचर कैपिटलिस्ट के पास है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स बढ़ गई है सबकी। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है सीन नंबर 3, जहाँ पे आपने अब सोचा कि देखिए, हमारी रिटेल प्रेजेंस हो गई, काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स हमने खोले, 2-3 स्टोर्स और खोल लिए हमने। अब हम चाहते हैं कि हमारे रिटेल जो प्रेजेंस है वो कुछ और सिटीज़ में भी आगे बढ़े। हम 3 मोर सिटीज़ में भी एक्सपेंस करना चाहते हैं। अब वापस से जब आपने सोचा कि हमें थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा और आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तब आपके पास जो फंड चाहिए होगा वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और शॉर्ट में इसे बोला जाता है कैपेक्स। यानी आपको अब जो फंड चाहिए होगा वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक्सपेंडिचर करते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भी आप आगे बहुत सारे सालों के लिए एक्सपेंडिचर करने वाले हो, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करने वाले हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हो, तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए होगा, और वहाँ से पैसा वापस आना, रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर आपने सोचा कि यहाँ पे जब मैं 3 और सिटीज़ में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे कितना पैसा चाहिए था। तो आपने निकाला, आपने आपकी जो मैनेजमेंट है, आपने जो टीम रखी हुई है, उन सब ने कैलकुलेट किया, और आपने देखा कि हमें 40 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कैपेक्स चाहिए होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट होगा। अब 40 करोड़ रुपीज़ कहाँ से लाए? वापस से यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो फंड के ऑप्शन है, उनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो देयर आर फ्यू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आपके पास आता है कि आपके पास जो खुद के प्रॉफिट है, क्योंकि आपने क्या किया था, सबसे पहले जब प्रॉफिट होना शुरू हुआ था, आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए और थोड़ा और एक्सपेंड किया। अब आपके पास प्रॉफिट होना चालू हो चुका था, और आपके पास काफ़ी सारे प्रॉफिट का हो सकता है फंड बचा हुआ हो। तो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो वहाँ से आप उसको फाइनेंस कर सकते हो, जिसे बोला जाता है इंटरनल एक्रूवल्स। ठीक है। अब हो सकता है कि शायद आपके पास इतना फंड ना हो, और ये कम भी पड़े, या फिर हो ही ना। तो ऐसे में आप वापस से वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हो, और उन्हें बोल सकते हो कि पहले आपने सीरीज ए दिया था, अब आप मुझे सीरीज बी फंडिंग
अलॉट करो। तो आपने देखा होगा इसी तरीके से मैंने जब आपको पहले ही बताया था कि इस तरीके से ही सीरीज एफ, जी, एच और कहीं की तो डबल ए तक भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो बार बार एक्सपेंड करते रहते हैं और उनसे वेंचर कैपिटल से बार बार पैसा उठाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओ और उन्हें बोलो कि आप हमें पैसा दो, या फिर अब चूंकि आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है और आपका एक बिजनेस भी सेटअप हो चुका है, आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो चुका है, तो अब आप जाओ बैंक के पास और उन्हें बोलो कि आप हमें कुछ लोन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आप सोचते हो कि चलिए ठीक है, अब बैंक के पास जाना ज़्यादा उचित रहेगा, तो आप यहाँ पे बैंक के पास जाते हो और थोड़ा सा पैसा उठाते हो, बट सारा पैसा बैंक से नहीं उठाते हो और आप सोचते हो कि तीनों ऑप्शन से कुछ ना कुछ पैसा उठाया जाए। तो आप सबसे पहले 15 करोड़ जो आपके खुद के प्रॉफिट थे वहाँ से लेते हो। उसके बाद आप सोचते हो कि 5% इक्विटी के बदले में मुझे 10 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटलिस्ट देंगे, तो हमारे पास आ गए 25 करोड़। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बैलेंस बचा 15 करोड़ का, वो आप उठाते हो बैंक से। यानी आपने क्या किया, 15 करोड़ आपके खुद के प्रॉफिट से उठाए, 15 करोड़ आपने बैंक से लोन लिया और जो 10 करोड़ थे उसके बदले में आपने 5% इक्विटी इशू किया, 5% शेयर्स आपने इशू किया कंपनी के और 10 करोड़ रुपए उठाए। अब यहाँ पे अगर आप समझे तो 10 करोड़ रुपए आपने लिए 5% शेयर्स दे करके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी कितनी हुई। आप देखिए 10 करोड़ फॉर 5%, तो आप निकाल सकते हैं कि 100% के लिए ये निकल जाएगा 200 करोड़। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्रमोटर के पास 40% शेयर जिनका वैल्यूएशन हो जाएगा 80 करोड़। ठीक है, और 5% का क्योंकि 10 करोड़ है तो 40% का 80 करोड़, 5% जो कि एंजल वन के पास था तो वो 10 करोड़, और 5% जो कि यान के पास का तो वो 10 करोड़, और 14% जो कि हमने वेंचर कैपिटल सीरीज ए को दिया था उनके पास 14% था जो कि उन्होंने एक्वायर किया था 7 करोड़ के अंदर। वहाँ पे आज वैल्यू निकल के आ गई 28 करोड़। तो सोचिए 7 करोड़ का 28 करोड़, 4 टाइम्स इन्होंने बढ़ा लिया। तो इस तरीके से स्टार्टअप में पैसा जो है वो बढ़ता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप में इस तरीके से पैसा बढ़े। जो स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं वहाँ पे इतना पैसा बढ़ता है, जो सक्सेसफुल नहीं होते उनमें पैसा गिरता है। अब यहाँ पे आपने कंपनी की वैल्यू निकाल ली, कंपनी की वैल्यू कितनी निकल के आई 200 करोड़, जो मैंने आपको बता दिया था। अब कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ तो निकल के आई, साथ ही साथ कंपनी के पास अभी भी 31% शेयर्स है जो वो मार्केट में अलॉट कर सकती है और उसके बदले में पैसा निकाल सकती है। तो 200 करोड़ में से 62 करोड़ के शेयर्स अभी तक इश्यू नहीं किए गए हैं, अभी भी वो अथोराइज यानी कि हमारे एक बंद डिब्बे में पड़े हुए हैं। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं, सीन नंबर 4, प्राइवेट इक्विटी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है प्राइवेट इक्विटी का। तो यहाँ पे अब कंपनी सोचती है कि भाई 8 साल हो गए, हमने अच्छा ग्रोथ किया, अच्छी सारी चीज़ें की, आज हमारी वैल्यू 200 करोड़ थी, 5 करोड़ से हमने स्टार्ट किया था, आज हम 200 करोड़ पे पहुँच गए, बहुत सारी चीज़ें हमने आज किया है। अब हमारा एम्बिशन भी बहुत आगे बढ़ रहा है, अब हम क्यों ना नेशनल से इंटरनेशनल की ओर चले, या नेशनल में भी काफ़ी सारे ब्रांचेज खोले और पूरे एक नेशन को एक्वायर कर ले, पूरे नेशनल में हमारा ही नाम हो, हमारा ही ब्रांड हो। साथ ही साथ टी शर्ट तक ही क्यों सीमित रहना, हम और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, जैसे फैशन एसेसरीज, डिज़ाइनर कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लॉन्च कर सकते हैं। बट इन सबको लॉन्च करने के लिए अब चाहिए हमें हैवी कैपेक्स, बहुत बड़ा पैसा हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पे जब हमने रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया वो निकल के आया 60 करोड़ रुपीज़। इट्स अ ह्यूज रिक्वायरमेंट, अभी तक का जो हमने देखा था उससे बहुत ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट थी। अब 60 करोड़ ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पड़ा हुआ है और हम लगा देंगे और बढ़ जाएगा, बट 60 करोड़ रुपये हमें चाहिए। अगर हम ये नहीं लगा सकते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर से यहाँ पे पैसा उठाने के लिए हम ऑप्शन है हमारे पास काफ़ी सारे। एक काफ़ी इजी ऑप्शन, बैंक के पास जाओ, बट प्रमोटर ने सोचा, मैनेजमेंट ने सोचा कि यार अगर हम लोन उठाते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट का बर्डन आता है और हमारा प्रॉफिट इस तरीके से कम होता जाता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो थोड़ा सा डेट का बर्डन हो और हमारे पास इंटरेस्ट रेट हाई और हम इंटरेस्ट का पैसा दें, हमारे पास पहले ही बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने सोचा कि नहीं, हम डेट नहीं लेते, हम बैंकों के पास नहीं जाते हैं। साथ ही साथ आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्मॉल फंड को देने में थोड़ा यकीन रखते थे। इनके पास इतना बिग फंड नहीं है कि आपको ये 60 करोड़ की उपलब्धि दे सके, 60 करोड़ रुपये दे सके। हाँ, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ ये दे सकते हैं, बट 60 करोड़ जैसा अमाउंट आपको ये देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तब आप गए फर्दर प्राइवेट इक्विटी के पास। अब ये
बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको पैसा देते हैं पूरा एनालिसिस करने के बाद, और हर एक चीज़ को बैकग्राउंड में एनालिसिस करने के बाद आपको ये पैसा प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस गए और मांगा और उन्होंने दे दिया, नहीं। ये आपके बिजनेस को एनालिसिस करते हैं, आपको एनालिसिस करते हैं, आपके मैनेजमेंट की स्किल्स को देखते हैं और उसके बाद ये आपको पैसा देते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी क्या होगा, जब आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, आप बस उसको ग्रो करवाना चाहते हो, तब प्राइवेट इक्विटी यहाँ पे फेस में आता है और वहाँ पे ये पैसा देते हैं। अब ये क्या क्या करते हैं यहाँ पे आपका बहुत सोचने लायक है, क्योंकि जब आप प्राइवेट इक्विटी के पास जाते हो तब यहाँ पे वो खुद उस बिज़नेस को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनका हेवी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। वो इस तरीके से आपको नहीं जाने देंगे कि आप जाइए पैसे ले जाइए और करिए, नहीं। इनमें आपका क्योंकि बहुत बड़ा रोल आ गया है और बहुत ज़्यादा पैसा ये लगा रहे हैं, तो ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि बिजनेस का डिसीजन लेते हैं, जो क्रूशियल डिसीजंस है, उनमें भी हो सकता है कि आप अपने खुद के मेंबर्स को अपॉइंट करवाएं ताकि बिजनेस के क्रूशियल डिसीजन हम भी ले सके। तो प्राइवेट इक्विटी यहाँ तक आपके बिजनेस को कंट्रोल करने में आ जाएंगे। बट फिर भी क्योंकि आपको एक्सपेंड करना था और आपको काफ़ी आपके एम्बिशंस भी काफ़ी बड़े थे, तो आप प्राइवेट इक्विटी के पास गए और आपने वहाँ पर जाकर के पैसा लेने की सोचा। अब यहाँ पे जब आप पैसा ले रहे हो तो आपने सोचा कि मैं आपको 60 करोड़ रुपए दूंगा, 60 करोड़ रुपए हम आपसे लेंगे और बदले में आपको हम 15% स्टेक हमारी कंपनी का देंगे। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूएशन कहाँ तक बढ़िया। तो अगर आप वैल्यूएशन की बात करो तो वैल्यूएशन निकल के आया 400 करोड़, क्योंकि 15% का 4 टाइम्स है 60 करोड़, तो यहाँ पे 100% का हो गया 4 टाइम्स 400 करोड़। तो आपने देखा 5 करोड़ की एक कंपनी आज 8 सालों बाद 400 करोड़ के वैल्यूएशन पे पहुँच चुकी है। दिस इज़ कॉल्ड समथिंग बिग, दिस इज़ कॉल्ड कि हाँ हमने कुछ ग्रो किया है। इस तरीके से अगर आपका स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल है और अगर इस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हो तो आप इस तरीके से ग्रो करते हो, ठीक है। हालांकि ये फिगर्स सारी डमी है, बट फिर भी हम इससे भी बड़ी बड़ी आपको जो अचीवमेंट है वो आपको बता सकते हैं कि कई सारे जो है स्टार्टअप है जो मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू हुए थे बट आज अरबों के स्टार्टअप है, 1 बिलियन डॉलर के स्टार्टअप है। तो इसी तरीके से 400 करोड़ का स्टार्टअप यहाँ पे पहुँच गया। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 4 बिलियन रुपीज़, दिस इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग, दिस इज़ अ ह्यूज। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो प्रमोटर यानी कि आपका खुद का कितना वैल्यूएशन है, 160 करोड़ का। उसके बाद एंजल वन जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया था वो 20 करोड़, सीरीज ए, सीरीज बी एंड सीरीज सी जो पीई यानी कि प्राइवेट इक्विटी जो लगा रहे हैं पैसा, उनका हो गया 60 करोड़ का वैल्यूएशन 50% का। अभी भी 16% जो शेयर है वो कंपनी के पास रखे हुए हैं। अब आता है सीन नंबर 5 IPO, जहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे अगर हम समझे तो 16% का स्टेक है और 400 करोड़ का वैल्यूएशन के हिसाब से आज हमारा जो प्रपोर्शन है वो है वैल्यू का 64 करोड़। तो 16% स्टेक कंपनी के पास पड़ा हुआ है जिसे और फर्दर वो दे सकती है, जिसे अभी तक उन्होंने अलॉट नहीं करवाया है। उसके बाद 5 साल बाद बिजनेस किया पी इन्वेस्टमेंट से और कंपनी ने काफ़ी बड़ा जो है हाथ किया, ठीक है, काफ़ी प्रोग्रेस किया और अब कंपनी चाहती है कि वो अब इस बिज़नेस को इंटरनेशनल लेके जाए, एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाए और बहुत बड़ा बहुत बड़ा जो आगे है उसका एम्बिशंस को आगे बढ़ाए और बहुत ज़्यादा अच्छी तगड़ी ग्रोथ करे, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर वो वापस से फोकस कर रही है। तो ऐसे में उसे फिर से फंड की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत बड़ा फंड चाहिए होगा और इस बार तो शायद हो सकता है कि प्राइवेट इक्विटी भी उसे ना दे पाए इतना बड़ा फंड। तो इतना बड़ा फंड जो कि उन्होंने निकाला वो था 200 करोड़ रुपीज़। फर्दर जब उन्होंने ऑप्शन तलाशने दिए तो यहाँ पे उन्हें कुछ ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन था कि वो कैपेक्स जो है वो इंटरनल एक्रूअल्स यानी कि उनका जो प्रॉफिट है उनसे ले ले, या फिर वो जो डी फंड निकाले, ठीक है, सीरीज डी का फंड निकाले प्राइवेट इक्विटी से, या फिर वो बैंक से डेट ले, या फिर वो बॉन्ड और डिबेंचर यानी कि आम पब्लिक से लोन ले। तो उनके लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर को इशू करते हैं, और या फिर वो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर को ले सकते हैं। अब IPO क्या होता है ये हम अपने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव वो ये भी कर सकते हैं। नाउ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में एक कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाकर के कहती है कि आप हमारे शेयर्स खरीदो। अब जनरल पब्लिक अगर उन्हें चाहिए होगी तो वो उन शेयर्स को खरीदेगा उनके बताए हुए दाम पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपनी पहली बार पब्लिक में जा रही है तो उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट अगर वो
बार बार जाती है और अगर वो सेकंड टाइम जा रही है, थर्ड टाइम जा रही है या बाद में जा रही है तो उसे बोला जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर, FPO। तो आपने देखा होगा कि हर साल लगभग 11, 12, 15 कंपनीज के आसपास या 20 कंपनी, 25 कंपनीज के आसपास भी कई बार IPO आ जाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ जाते हैं, जहाँ पे आप उन कंपनीज में पैसा लगा सकते हो जिन्होंने काफ़ी अच्छी जर्नी अपनी कर ली है और उसके बाद वो चाहती है फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो आप वहाँ पे आकर के पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी और काफ़ी अच्छा ये वीडियो लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से और कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।